नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद यानी लगभग 5 से 6 दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। आपने पिछला टारगेट पूरा कर दिया था, इसलिए मैं आपके लिए पूरे 1 घंटे की ये नई सीरीज़ लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में पार्ट 1 और नया पार्ट 2 दोनों मिक्स हैं। अगर आपने पहला पार्ट पहले ही देख लिया है, तो नए पार्ट पर जाने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जहां से आप सीधे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद मेरी आत्मा एक मिशन की दुनिया में पहुंच गई। वहां सिस्टम ने मेरे साथ 4 पत्नियों को बांध दिया। शर्त बस इतनी थी कि अगर मैं इनमें से किसी एक का भी दिल जीत लूं, तो अपनी असली दुनिया में मुझे दोबारा जिंदा होने का मौका मिल जाएगा। पर अफसोस, मैं चारों में से किसी का भी दिल नहीं जीत पाया। वे चारों इस दुनिया के असली हीरो से प्यार करती थीं। मैंने उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन जैसे ही वह सामने आता, उन सबकी आंखों में सिर्फ वही बस जाता था। धीरे धीरे वे मुझसे इतनी छिड़ने लगीं कि मेरे मरने की दुआ तक करने लगीं। देखते ही देखते 25 साल बीत गए और मेरे मिशन का वक्त खत्म हो गया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, होस्ट, 25 साल का समय पूरा हो चुका है। अब आप आगे ये मिशन जारी नहीं रख सकते। 25 साल का लंबा सफ़र यूं ही गुजर गया और मैं चारों में से किसी को भी अपना नहीं बना पाया। शायद यही मेरी किस्मत थी। खुदा मुझे दोबारा जिंदगी देना ही नहीं चाहता था। मैंने मुड़कर देखा, सामने से गाड़ियां तेज रफ्तार में गुजर रही थीं। दिमाग में इतने सालों की वही बातें गूंजने लगीं, उन चारों के ताने, उनकी नफरत और बेरुखी। मैंने नीले आसमान की तरफ देखा। दिल में दर्द और बेचैनी भर आई। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया का एक साइड कैरेक्टर हूं, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? मैं फीकी मुस्कान के साथ खुद से ही बोला, जब अंजाम पहले से तय है, तो इस बेमतलब की लड़ाई का क्या फायदा? जीने की कोई चाह नहीं बची थी। इसलिए मैं सीधे सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी कानों में टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजी और एक जबरदस्त ब्रेक लगा। सामने से जियांग यून का गुस्से से तमतमाता चेहरा नजर आया। जियांग यून वही थी जिसे सिस्टम ने मेरे पहले टारगेट के रूप में चुना था। सिस्टम ने कहा था कि अगर इसका मेरे प्रति लगाव और प्यार पूरा हो जाए, तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मैंने सबसे पहले इसी का दिल जीतने की कोशिश की थी। पर किस्मत का खेल देखिए, यह भी उस असली हीरो के आकर्षण में बह गई। यहां तक कि उस हीरो की एक झूठी बात पर उसने मुझसे बेइंतहा नफरत करना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी नदी किनारे रोकी और कड़वाहट से बोली, अगर मरना ही है तो किसी ऐसी जगह जाकर कूदो जहां कोई ना हो। बेकसूर लोगों को अपने चक्कर में मत फंसाओ। ये जगह मैंने तुम्हारे लिए ही चुनी है, जल्दी कूदो। उसकी बातों में साफ नफरत और बेरुखी झलक रही थी। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और दबी हुई आवाज में पूछा, दीदी, आप यहां कैसे? क्या आप वांग लिन की शादी में नहीं जा रही? क्या आप सच में मुझे ही ढूंढने आई हैं? मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। सोच रहा था कि शायद उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी बची हो। शायद उन्हें मेरा दूर जाना गवारा ना हो। लेकिन उनके अगले ही अल्फाजों ने मेरे इस वहम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह तंज कसते हुए बोली, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ? मैं तो वांग लिन के लिए शादी की शराब लेने जा रही थी। रास्ते में तुम जैसा मनहूस सामने आ गया। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, इस तरह के ड्रामे करके मेरी हमदर्दी बटोरने की कोशिश मत करना। मैंने उनके उस बेरहम चेहरे को देखा और दिल ही दिल में कड़वी मुस्कान रह गई। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो सोच बैठा कि वह मेरी फिक्र में यहां आई है। मुझे तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि मेरी ये दीदी वांग लिन के प्यार में किस हद तक पागल हैं और आंख बंद करके सिर्फ उसी के पीछे चलती हैं। लेकिन वांग लिन का दिल तो कहीं और ही लगा था। यही वजह थी कि मेरी दीदी अपनी आंखों के सामने उसे किसी और से शादी करते देखने को तैयार थी। यहां तक कि उसकी शादी की तैयारियां पूरी करने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रही थी। उनका यह एक तरफा प्यार देखकर सिर्फ तरस ही आ सकता था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए मैं खामोशी से मुड़ा और एक एक कदम नदी की तरफ बढ़ाने लगा। पीछे से उनकी चिड़चिड़ी आवाज आई, चलो भी, तेज चलो। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? अगर जान देनी ही है तो जल्दी करो। मुझे उसके कपड़े लेने जाने में देर मत कराओ। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। बर्फीला पानी धीरे धीरे मेरे बदन को छूता हुआ ऊपर चढ़ने लगा।
यहाँ तक कि उसने मुझे पूरी तरह डुबो दिया। ठंडा पानी मेरे मुंह और नाक में भरने लगा और सांस घुटने लगी। तभी अचानक एक तेज झटके के साथ किसी ने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। दीदी गुस्से से चीखीं, तुम्हारी सच में इतनी हिम्मत हो गई? जियांग छेंग, तुम्हें यह सब करने का हौसला किसने दिया? याद रखना, ये जिंदगी तुम्हें मम्मी पापा ने दी है। तुम्हें इसे यूं खत्म करने का कोई हक नहीं है। मम्मी ही इस दुनिया में इकलौती ऐसी इंसान थीं जिन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया था। मैं भी उनसे दूर नहीं होना चाहता था। मैंने पूरे 25 साल सब कुछ सहा, सिर्फ उनके लिए। लेकिन अब मैं पूरी तरह टूट चुका था, पूरी तरह थक गया था। मैं बस यहां से हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। नदी से बाहर निकलने के बाद मेरा यह कदम बेकार साबित हुआ, तो मैंने किसी तरह एक बहाना बनाया और उन्हें पहले घर भेज दिया। जाते जाते वो ताना मारते हुए बोलीं, क्या तुम इसलिए यह सब कर रहे हो क्योंकि ली मुवान की शादी हो रही है? तुम्हें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे उसके असली प्यार के साथ खुश देखना सीखो। यही सच्चा प्यार होता है। उन्हें क्या पता कि मैं ली मुवान की वजह से निराश नहीं था। मैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक एक सुनसान पार्क में बैठा रहा। मन इतना भारी हो चुका था कि बयान नहीं कर सकता। बस दिल कर रहा था कि किसी शांत कोने में जाकर सब खत्म कर दूं। मैंने पेड़ की एक मजबूत डाली पर फंदे की रस्सी को अच्छी तरह बांध दिया, नीचे रखे पत्थर पर चढ़ा और अपनी जिंदगी का ये तमाशा हमेशा के लिए समेटने की तैयारी करने लगा। सामने लटकती उस रस्सी को देखते हुए मेरे होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। इस दुनिया में मैंने पूरे 25 साल गुजारे। कहने को यह वक्त कुछ भी नहीं था, बस पलक झपकते ही निकल गया। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखूं तो यह छोटा भी नहीं था। मैंने बहुत कुछ झेला था। शुरुआत में जियांग युन मुझे अपने छोटे भाई के रूप में फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि मेरे आने से मम्मी पापा का सारा प्यार और ध्यान मुझसे बढ़ जाएगा। फिर भी मैंने उसका दिल जीतने के लिए हर जतन किया था। शुरुआत में जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता, मुझे सिर्फ उसकी नफरत और बेरुखी ही मिलती। पर मुझे पक्का यकीन था कि अगर मैं सच्चे दिल से उसके साथ रहूंगा तो एक दिन वह मुझे अपना भाई जरूर मान लेगी। बचपन में मैं खुद भूखे पेट रह जाता, अपनी पॉकेट मनी का एक एक पैसा बचाकर उसके लिए उसकी पसंद के खिलौने खरीदता था। बाहर जब भी वह कोई गलती करती, मैं बिना एक पल सोचे सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता था। जब भी वह बीमार पड़ती, मैं बारिश और तूफान की परवाह किए बिना उसके लिए दवाइयां लाता और रात रात भर जाग कर उसके सिरहाने बैठा रहता था। उसे एक बहुत महंगे बैग का शौक था, तो मैंने पूरी गर्मियों की छुट्टियां दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़े, सिर्फ इसलिए कि उसे वो बैग तोहफे में दे सकूं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि उसका दिल मेरे लिए पिघल रहा है। उस रिश्ते का तराजू मेरी तरफ झुकने लगा था। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर, जब मुझे लगा कि मैं कामयाब होने ही वाला हूं, वांग लिन की एंट्री हो गई। उसने चुटकियों में मेरी बरसों की मेहनत और उस रिश्ते को मुझसे छीन लिया। खैर, छोड़ो। यही समझ लेता हूं कि ये 25 साल बस एक झूठा सपना थे। मैं उस पत्थर पर खड़ा था, दिल का दर्द अपनी सारी हदें पार कर चुका था। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोने से रोक रहा था ताकि मुंह से कोई चीख न निकल जाए। आसपास से गुजरने वाले लोगों की नज़र मुझ पर न पड़े, इसलिए मैंने जानबूझकर वहां एक खत छोड़ दिया था ताकि किसी को कोई डर या परेशानी न हो। खत में लिखा था, डरो मत, अब मैं रात के आसमान का सबसे चमकता सितारा बन चुका हूं। मेरी आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगीं। पुरानी यादें किसी फिल्म के रील की तरह दिमाग में घूमने लगीं। मैंने चाहे कितनी भी जान लगा दी हो, पर वांग लिन हर बार बड़ी आसानी से मुझसे सब कुछ छीन लेता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सारा प्यार सिर्फ उसी के लिए बना था और मेरे हिस्से में सिर्फ सबकी नफरत आई थी। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी जान निकलने ही वाली है, तभी अचानक दो हाथों ने पूरी ताकत से मुझे नीचे खींच लिया। मैं जमीन पर गिरकर पागलों की तरह ताजा हवा में सांसें भरने लगा। तभी सामने से आवाज आई, जियांग चेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सामने बैठी लड़की बाई दीली थी, जो कभी मेरी डॉक्टर हुआ करती थी और मुझसे 5 साल बड़ी थी। वह भी सिस्टम की दी हुई मेरी टारगेट में से एक थी। जब मुझे डिप्रेशन हुआ था तो उसी के इलाज से मेरी हालत सुधरने लगी थी। उस वक्त सिस्टम ने मुझे इशारा दिया था कि मैं इसे अपना अगला टारगेट बना सकता हूं।
इसके बाद मैंने उसे खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए अपना बहुत सारा वक्त और पूरी जान लगा दी थी। धीरे धीरे मेरे लिए उसका लगाव और पसंद बढ़ती जा रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस बार मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत देखिए, वांग लिन एक बार फिर बीच में आ गया। उसने मासूम बनकर झूठा रोना रोया। डॉक्टर बाई, जियांग चेंग ने कुछ गुंडे भेजकर मेरी बेइज्जती करवाई। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। हर रात मुझे डरावने सपने आते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं। बाई दिली ने बिना सोचे समझे सीधे उसकी तरफदारी की। उस दिन उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मुझे जोर से झिड़कते हुए कहा, यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारा डिप्रेशन बस एक झूठा नाटक था ताकि तुम मेरी हमदर्दी हासिल कर सको। मुझे तुमसे घिन आती है। मेरी बरसों की मेहनत एक बार फिर पल भर में राख हो गई। अब मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी। एक ही दिन के अंदर 2 बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की और दोनों ही बार मुझे वे मिली जिनका दिल जीतने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। क्या सच में ये दुनिया इतनी छोटी है? मैंने तंज कसते हुए पूछा। इस वक्त तो आपको वांग लिन की शादी में होना चाहिए था। यहां क्या कर रही हैं? वह चिढ़कर बोली। मेरा मूड खराब था, तो क्या मैं खुली हवा में सांस लेने भी बाहर नहीं आ सकती? और तुम यहां क्या कर रहे हो? वह तंज कसते हुए आगे बोली। या फिर जानबूझकर मेरे आसपास ये सब कर रहे हो ताकि मेरी हमदर्दी बटोर सको? क्या मेरे सामने ये डिप्रेशन का झूठा नाटक बंद नहीं कर सकते? अगर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? उसकी ये कड़वी बातें सुनकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसी बातें सुनने का मैं बरसों से आदी हो चुका था। वो हमेशा मेरी बीमारी को एक ढोंग समझती रही, जबकि मेरा ये दर्द, ये घुटन पूरी तरह सच थी। वह खुद एक डॉक्टर थी, फिर भी ये क्यों नहीं समझ पाई कि मैं सच में बीमार था? क्या जब कोई आपसे प्यार नहीं करता तो आपका हर कदम, यहां तक कि आपका जिंदा होना ही एक गुनाह बन जाता है? शायद मुझे इतना टूटा हुआ और खामोश उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाई दिली को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह मुझे अपने घर ले आई। वहां पहुंचकर उसने फौरन जियांग युन को फोन किया ताकि वह आकर मुझे ले जाए। कुछ ही देर में जियांग युन हड़बड़ाते हुए पहुंची और उसके पीछे पीछे ली मुवान और वांग लिन भी चले आए। वांग लिन ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में पल भर के लिए एक घबराहट और डर सा दौड़ा। तभी ली मुवान आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाई, आज मेरी और वांग लिन की शादी है। क्या तुम जानबूझकर इसे बर्बाद करने आए हो? पहले जो जख्म तुमने इसे दिए हैं, क्या वे काफी नहीं थे? वहां मौजूद हर किसी को यही पक्का यकीन था कि मैं कोई साजिश रच रहा हूं और वांग लिन को चोट पहुंचाना चाहता हूं। मैंने धीरे से सिर उठाया और कमरे में खड़े हर एक इंसान के चेहरे को देखा। उन सबके चेहरों पर मेरे लिए सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक, बेरुखी और गहरी नफरत भरी थी। मेरे मुंह से एक सूखी हंसी निकली। अगर मैं ये कहूं कि वांग लिन ने मुझे फंसाया था, तो उस दिन उसने ही गुंडे भेजकर मेरी बेइज्जती करवाई थी। यह सुनते ही वांग लिन मासूमियत का मुखौटा पहनकर रोने की नौटंकी करने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने तो मेरी जिंदगी पहले ही तबाह कर दी है। जियांग युन आग बबूला होकर चीखी। जियांग चेंग, गलती करने के बाद भी मुंह से सिर्फ झूठ निकल रहा है। चुपचाप वांग लिन से माफी मांगो। डॉक्टर बाई दिली ने भी कड़क आवाज में कहा। जियांग चेंग, मैं तुम्हें समझा रही हूं। सीधे सीधे वांग लिन से हाथ जोड़कर माफी मांग लो। रही बात ली मुवान की, तो उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं समझा। वो बस वांग लिन को सीने से लगाकर चुप कराने में लगी थी। शायद वांग लिन के पास सच में कोई जादुई ताकत थी, जिसकी चमक के आगे सब अंधे हो चुके थे। वह जो कुछ भी कहता, ये सब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। उसकी कही हर बात इनके लिए पत्थर की लकीर थी, और मेरी बात, चाहे मैं सच भी कह रहा होता, और मेरी बात, चाहे वो कितना भी बड़ा सच क्यों ना हो, इनके लिए सिर्फ एक गंदा बहाना थी। वो हमेशा सबके लिए बेकसूर और मासूम था, और मैं हमेशा एक गुनहगार। उनकी ये चुभती हुई बातें और नफरत से भरे चेहरे देखकर लगा कि मेरी 25 साल की जिंदगी महज एक भद्दा मजाक बनकर रह गई थी। अब इस बेमानी जिंदगी को ढोने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने उनसे दूर भागने के लिए हाथ पैर मारे, पर उन्होंने मुझे जोर से दबोच लिया।
जियांग युन ने मुझे कसकर पकड़ते हुए कहा, भागना चाहते हो? फिर से कोई नई चाल सोच रहे हो वांग लिन को फंसाने की? अब तुम चुपचाप यहीं पड़े रहोगे। मैं और बाई दिली बारी बारी से तुम पर नजर रखेंगे। वांग लिन को छूने की भी हिम्मत मत करना। इस तरह उन्होंने मुझे वहीं कैद कर दिया, जबकि ली मुवान और वांग लिन अपनी अधूरी शादी पूरी करने चले गए। बाई दिली के घर में मेरी वो रात सदियों जैसी लंबी गुजरी। वे दोनों बारी बारी से मेरे लिए खाना लाती रहीं, पर मैंने एक निवाला तक नहीं छुआ और न ही पानी की एक बूंद पी। मैंने तय कर लिया था कि अब ऐसे ही तिल तिल कर अपनी सांसें खत्म कर लूंगा। अगली सुबह बाई दिली ने घबराकर मुझे हिलाया। जियांग चेंग, जियांग चेंग, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैंने खामोशी से अपनी बेजान आंखें उठाकर उसे देखा, पर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। बाई दिली की त्योरियां चढ़ गईं और इतने सालों में पहली बार उसकी आंखों में पहली बार एक गहरा डर और घबराहट साफ दिखाई दी। उसे लगने लगा था कि इस बार जियांग चेंग सच में डिप्रेशन की आखिरी हद पर पहुंच चुका है। अगली सुबह मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक के बाद एक कई गंभीर टेस्ट किए। आखिरकार वही रिपोर्ट आई। मुझे सीवियर डिप्रेशन था। एक वक्त था जब मैं पहले भी इस अंधेरे में डूब चुका था, पर उस दौर में मुझे स्माइलिंग डिप्रेशन था। मैं सबके सामने हमेशा हंसता खेलता और खुश मिजाज दिखने का ढोंग करता था। बाई दिली खुद मेरी डॉक्टर थी, वह यह सब अच्छे से जानती थी। लेकिन फिर भी वांग लिन के सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर उसने मान लिया था कि मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि वांग लिन ने कह दिया था कि मैंने उसके साथ बदतमीजी करवाई है। इस वक्त मैं अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। पूरे 8 घंटे बीत चुके थे। मैंने न तो एक दाना खाया था और न ही पानी की एक बूंद हलक से नीचे उतारी थी। जियांग युन जबरदस्ती दलिया लेकर आई और मुझे खिलाने की कोशिश करने लगी, पर मैंने बेजान हाथों से कटोरी को परे धकेल दिया। जियांग युन छिड़कर बोली, जियांग चेंग, मैं भी देखती हूं कि तुम अपनी यह जिद कब तक खींचते हो। उसके जाने के बाद बाई दिली कमरे में आई। वह बिल्कुल उसी पुराने अंदाज में जैसे हम पहली बार मिले थे, प्यार और नरमी से मुझे समझाने लगी। लेकिन मेरा दिल अब पूरी तरह बंजर और मुर्दा हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जियांग चेंग, क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों जैसी ये जिद करके, वो तंज कसते हुए बोली, बच्चों जैसी ये जिद करके तुम हमें झुका लोगे? मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब भी हो गए तो किसी को तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। मैं सच में अब और नहीं झेल सकता था। मैं बस मरना चाहता था। तुम सबकी इस जहरीली दुनिया से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता था। तभी दरवाजा जोर से खुला और बाहर से चीखने की आवाज आई। ली मुवान गुस्से से तमतमाती हुई अंदर घुसी और चिल्लाई, जियांग चेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। क्या तुम अपनी जान देने की धमकी देकर मुझ पर दबाव बनाना चाहते हो? इतना कहते ही उसने मुझे बेरहमी से बिस्तर से नीचे घसीट लिया। अब भी इन सबको यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ मेरा खोखला ड्रामा है और मुझ में सच में जान देने की हिम्मत नहीं है। पर काश इन्हें पता होता कि इस वक्त मौत ही मेरे लिए सबसे हसीन और सुकून भरी मंजिल बन चुकी थी। मैंने अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाई, उसके चंगुल से खुद को छुड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से खिड़की की तरफ भागा। मैं छलांग लगाने ही वाला था कि उसने मुझे पीछे से पूरी जान लगाकर खींच लिया। बाई दिली फौरन आगे बढ़ी और उसने बिना एक पल सोचे लिमुवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह चीखी, जियांग चेंग सच में बहुत बीमार है। ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम उसे इस हद तक कैसे भड़का सकती हो? शायद लिमुवान के लिए यह बात पचा पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए यह यकीन करना वाकई मुश्किल था, क्योंकि जब मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था तब मैं उसकी जिंदगी में धूप की तरह था। हर दिन बस उसे हंसाने और खुश रखने में गुजार देता था। उस दौर में वो एक जानलेवा बीमारी के दर्द से जूझ रही थी और पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं ही था जो साए की तरह उसके साथ खड़ा रहा, दर दर भटका और उसके लिए डोनर की तलाश करता रहा। जब कोई डोनर नहीं मिला तो मैंने सिस्टम में अपने कमाए हुए सारे पॉइंट्स दांव पर लगा दिए और उसके मैच का ऑर्गन हासिल किया। असल में वो मेरा ही ऑर्गन था। सिस्टम ने बस अपनी ताकत से उसे उसके शरीर के बिल्कुल अनुकूल बना दिया था। इस तरह मैंने अपनी जान
जोखिम में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद जियांग युन ने मुझे खींचकर दोबारा अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में सन्नाटा था और मैं बस अपने इस असहनीय दर्द को खत्म करने का कोई रास्ता सोच रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और माँ घबराती हुई अंदर दौड़ी चली आईं। वे रोते हुए चिल्लाईं, आ छेंग, रुक जाओ। मेरे बच्चे, ये सब छोड़ दो, तुम ऐसा कदम नहीं उठा सकते। अपनी माँ की खातिर रुक जाओ। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता था, इसलिए मैंने भारी मन से सिर हिला दिया। तभी जियांग यून भी कमरे में अंदर आ गई और तंज कसते हुए बोली, सिर्फ एक तरफा प्यार के लिए, सिर्फ एक रिश्ते, एक बीते हुए कल के लिए, क्या तुम अपना आज और आने वाला कल सब कुछ तबाह कर दोगे? उन सभी को छोड़ दोगे जिन्हें तुम्हारी फिक्र है? हम सबने कभी न कभी ऐसा कुछ चाहा है जो हमें नहीं मिल पाया, पर क्या जिंदगी फिर भी आगे नहीं बढ़ती? अगर तुम बीते हुए कल में ही अटके रहोगे तो सिर्फ खुद को ही तकलीफ दोगे। जियांग यून मुझे समझाती रही। मैं बस अपनी माँ की बातों में सिमट गया। उस पल की गर्माहट को जी भर के महसूस करना चाहता था। फिर मैंने बहाना बनाया कि मुझे अपनी पसंद का टोफू खाना है और उन्हें किसी तरह कमरे से बाहर भेज दिया। उनके जाते ही मैंने तेजी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और सीधा खिड़की के पास पहुंच गया। 3 मंजिल की ऊंचाई, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी थी। तभी दरवाजे के बाहर से घबराई हुई आवाज आई, आचेंग, आचेंग, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? मैंने मन ही मन कहा, माँ के पास जियांग यून है, वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। कानों में सिर्फ तेज हवा की सनसनाहट थी और पीछे से आती सारी आवाजें कहीं खो गईं। फिर एक जोरदार झटके के साथ मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की हड्डियां और मेरा सिर चकनाचूर हो गया हो। मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था और मेरी डूबती हुई चेतना के बीच मुझे बस चारों तरफ से लोगों की चीख पुकार और बदहवासी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। ठीक उसी वक्त ली मुवान वहां से गुजर रही थी। उसने जब मुझे लहूलुहान जमीन पर पड़ा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह पागलों की तरह चीखती हुई मेरी तरफ दौड़ी। इससे पहले मुझे लगता था कि मर जाना बहुत आसान काम है, पर अब जाकर एहसास हुआ कि यह कितना दर्दनाक और भयानक होता है। मैं तीसरी मंजिल से नीचे तो कूद गया, लेकिन अफसोस, मेरी जान फिर भी नहीं निकली। इसके बदले मेरे दोनों पैर और पसलियां बुरी तरह टूट गईं। उन्होंने मुझे किसी मेंटल हेल्थ रिहैब सेंटर में भर्ती कराने की बात की ताकि मेरी काउंसलिंग कराई जा सके। बाई दिली ने भी इस बात पर हामी भर दी। उसे भी लगने लगा था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जियांग यून मेरे पास आकर कड़वाहट से बोली, जियांग चेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम हमें झुका लोगे? मैं तुम्हें फिर बता दूं, अगर तुम इस दुनिया से चले भी गए तो किसी को तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। इसके बाद के दिनों में वे सब बारी बारी से मेरे बिस्तर के पास पहरा देती रहीं। वे जबरदस्ती मुझे खाना खिलाती। मुझ में विरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं बेबसी में खाना निगलता रहा और किसी जिंदा लाश की तरह दिन काटता रहा। जैसे जैसे मेरा शरीर थोड़ा संभलने लगा, मुझे समझ आ गया कि वे बहुत जल्द मुझे पागलखाने में बंद करने वाली। मुझे अच्छे से पता था कि उस जगह जाने से मैं बच नहीं पाऊंगा, और एक बार अगर मैं पागलखाने पहुंच गया तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का ख्याल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े जियांग यून का हाथ कसकर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी, दीदी, मैं पागल नहीं हूं, हाथ जोड़ता हूं, मुझे उस जगह मत भेजो। उसने बेरुखी से मेरा हाथ झटक दिया और बोली, कोई भी पागल खुद को बीमार नहीं मानता, ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए है। उसकी यह बात मेरे ऊपर ठंडे पानी की तरह पड़ी और मुझे पूरी तरह होश में ले आई। इनके लिए मैं अपनी सोचने समझने की ताकत खो चुका एक ऐसा पागल था जिसका जबरदस्ती इलाज होना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने मुझे महज कुछ गज के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। वो कमरा बिल्कुल खाली और भयानक था। रोजाना तय वक्त पर खाना देने वाली नर्स के अलावा वहां सिर्फ 4 दीवारें थीं जो मुझे घूरती रहती थीं। मैं अंदर से इस कदर टूट चुका था कि मौत की चाह किसी जंगली घास की तरह मेरे दिमाग में फैलती चली गई। मैंने बेबसी में सिस्टम से मदद मांगी, पर वहां से ठंडा जवाब आया,
ये निर्देश पूरा नहीं हो सकता। आखिरी फैसला हमेशा आपके अपने हाथों में ही रहेगा। फिर उसी रात बाई दिली अचानक मेरे कमरे में आई। वो चुपके से, उसने बिना कोई आवाज किए नर्स को वहां से बाहर भेज दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। वो मेरे करीब आकर फुसफुसाई, जानते हो, तुम्हें यहां भेजने का प्लान मेरा ही था। सिर्फ इसी तरीके से तुम चुपचाप यहां सड़ सकते हो। अब ये लाचारी का नाटक किसके लिए कर रहे हो? उस दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ था और यहां आकर भी तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे थे। अपनी जीत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं सन्न रह गया। इसे मेरी असली दुनिया के बारे में कैसे पता? क्या यह भी कोई टास्क प्लेयर है? मेरे चेहरे पर यह हैरानी देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, बिल्कुल सही समझे। मैं भी तुम्हारी तरह एक प्लेयर हूं और मेरे टारगेट भी वही थे जो तुम्हारे थे। असली दुनिया में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपनी जीत से बस एक कदम दूर थी। जैसे ही ली मुआन मुझसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेरा मिशन पूरा हो जाता और मैं जीत जाती। मैंने कांपते हुए पूछा, जब मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो नफरत से गुर्रवाई। मुझे तुम्हारी किसी भीख की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ तुम्हारी दया थी। हम दोनों बराबरी पर थे। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी खुद से कम नहीं समझा था। वो बेरहमी से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमेशा के लिए यहीं घुट घुट कर मरोगे और तड़पते रहोगे। वह सच में कामयाब हो गई थी और मैं एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बिल्कुल बेबस था और दिन रात उस तंग कमरे की चार दीवारी में घुटता रहता था। 3 दिन बाद की एक रात एक लड़की अचानक वहां आ पहुंची। उसने अंधेरे का फायदा उठाया, नर्स की नजर बचाकर खिड़की के रास्ते अंदर आई और मुझे उस कैद खाने से बाहर निकाल लाई। वो मुझे अपनी गाड़ी तक ले गई। जैसे ही गाड़ी की लाइट जली, मैंने उसका चेहरा पहचाना। वह ल्यू रुयान थी। इस दुनिया में वो कॉलेज के दिनों में मेरी क्लासमेट रही थी और वो भी मेरी उन टारगेट में से एक थी जिसका दिल जीतने की मैंने पूरी कोशिश की थी पर नाकाम रहा था। उसने नम आंखों से मुझसे कहा, माफ करना, मुझे बहुत देर से तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे इस तड़प को हमेशा के लिए खत्म करने का एक जरिया दे दिया था। इसके बाद वो मुझे उन सभी पलों को जीने ले गई जिनकी कभी मैंने मोहब्बत में सिर्फ कल्पना की थी। रात के सन्नाटे में दूर तक घूमना, उस आज़ादी को महसूस करना, ये कुछ पल इन पिछले 25 सालों में मेरे सबसे हसीन और सुकून भरे पल बन गए। लेकिन उसी दौरान मैंने चुपके से एक जहरीली दवा का इंतजाम कर लिया था। मैं इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने की तैयारी कर चुका था। जब मैंने उससे जुदा होने का इरादा किया तो उसने मेरी खामोशी को भी बिना कुछ कहे समझ लिया। उसकी इस समझदारी ने मेरे दिल के दर्द का बांध तोड़ दिया। ये देखकर कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई ऐसा था जो मुझे इतने करीब से जानता था, मैंने धीरे से उसे अपने गले लगा लिया। उसके जिस्म से आती देवदार की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे बरसों पुरानी यादों में खींच लिया। इतने सालों बाद भी उसने वही परफ्यूम संभाल कर रखा था जो कभी मैंने उसे पसंद कराया था। मैंने दिल की गहराइयों से कहा, शुक्रिया रुयान। जिंदगी के इन आखिरी पलों में मेरा साथ देने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे इस नई शुरुआत के बाद मैं सिर्फ 1 महीने से जानता था। वो मुझे विशाल झूले, जाइंट व्हील पर ले गई जहां से हमने दूर तक फैले तारों भरे आसमान को देखा। जब मैंने उस जहरीली शीशी का ढक्कन खोला तो उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने मेरी आंखों में देखा पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना बोली, काश वक्त का कोई ऐसा कोना होता जहां कहानी का असली हीरो तुम होते तो कितना अच्छा होता। मेरे होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मैंने उस शीशी का जहर एक ही सांस में हलक से नीचे उतार लिया और उसकी बाहों में गिर पड़ा। उसके आंसू मेरे गालों पर टपक रहे थे। मैं उसकी मोहब्बत और उस तड़प को साफ महसूस कर सकता था। बस एक बात समझ नहीं आई कि बरसों पहले वह मुझसे दूर क्यों भागी थी। जैसे ही मेरी चेतना धुंधलाने लगी और सांसें थमने को हुईं, तभी सिस्टम की आवाज दिमाग में गूंजी, होस्ट, कोई है जो आपके जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप अभी इस दुनिया से रुखसत नहीं हो सकते।
और जैसे ही मेरी चेतना लौटी, रोयान पहले ही मेरी दीदी जियांग युन को खबर कर चुकी थी। उसने आकर मेरे बेजान पड़े शरीर को देखा, जिसे रोयान ने अब भी कसकर अपनी बाहों में थाम रखा था। लंबे समय तक डिप्रेशन और दर्द झेलने की वजह से मेरा शरीर बिल्कुल सूख चुका था और चेहरे का रंग पूरी तरह उड़कर सफेद पड़ गया था। जियांग युन कांपती आवाज में चीखी, मुझे बताओ, ये सब क्या है? इसे तो अस्पताल में होना चाहिए था ना। रोयान गुस्से से तमतमाकर बोली, तुम्हें ये पूछते हुए शर्म भी नहीं आती? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो वहां किस हाल में जी रहा था? हर दिन किसी मुजरिम की तरह कैद था। तुमने तो उसकी जीने की बुनियादी इज्जत तक छीन ली थी। मैं हैरान था कि रोयान को मेरे पिछले कुछ दिनों की इतनी खबर कैसे थी। तब समझ आया कि वह इतने दिनों से चुपचाप मुझ पर नजर रखे हुए थी और मेरी फिक्र कर रही थी। जियांग यून चिल्लाई, मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया था। ये कोई भलाई नहीं थी, तुम बस अपने तरीके से उसे तिल तिल कर मार रही थी। रोयान ने दो टूक जवाब दिया। दोनों के बीच की नफरत और गुस्सा भड़क उठा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। काफी खींचतान के बाद मुझे वापस उसी पुराने जाने पहचाने घर लाया गया। जियांग युन मेरे बेजान जिस्म के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और आज जब उन्होंने मुझे इस हाल में दुनिया छोड़ते देखा तो वो दोबारा बेहोश हो गई और उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया। मेरा दिल पछतावे और दर्द से फटा जा रहा है, क्योंकि मैं असल में इस दुनिया का था ही नहीं और कभी उनका साथ हमेशा के लिए नहीं निभा सकता था। तभी वहां बान निंग पहुंची। वो हमेशा शांत और सख्त रहने वालों में से थी, लेकिन इस पल मेरे बेजान शरीर को देखकर वो पूरी तरह टूट कर जमीन पर गिर पड़ी। कांपते हाथों से उसने मेरे उस हाथ को छूने की कोशिश की जो कब का ठंडा पड़ चुका था। वो तड़पते हुए रोने लगी, जियांग चेन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बार आंखें खोलो, एक बार मेरी तरफ देखो ना। अब जब इंसान चला गया तब तुम्हें उसकी कद्र हो रही है। पहले कहाँ थे सब? जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ थे तुम? तुम लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? इसके बाद ली मुआन भी वहां आई। शुरुआत में उसे लगा कि मैं बस कोई मजाक कर रहा हूं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाह मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरे उस बर्फ जैसे ठंडे जिस्म को छुआ, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और रंग पीला पड़ गया। गुस्से और घमंड की जगह सिर्फ खौफ ने ले ली। किसी ने जमीन पर गिरती ली मुआन को संभालते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो जा चुका है दुश्मन। उसी की वजह से उसकी ये हालत हुई है। तभी यू यान गुस्से से हंसी और उसने अपना फोन मेज पर जोर से पटक दिया। स्क्रीन जल उठी और उस पर एक वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि वांग लिन इन औरतों को साफ हुक्म दे रहा था कि वो जानबूझकर मुझे तंग करे और नीचा दिखाएं। और उसके बाद के जो मंजर थे वो मेरी उस दर्दनाक और बेबस हालत के थे। मैं उन पलों को याद करने की कोशिश भी करता हूं तो सिर्फ बेइंतहा जिल्लत और मायूसी ही महसूस होती है। ये याद जैसे कोई धारदार हथियार बनकर मेरे दिल को बार बार चीर रही हो। मैं बेकसूर था, मैं पीड़ित था, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उस वक्त सिर्फ एक अनजान इंसान ने मुझे जरा सा सहारा देने की कोशिश की थी। वीडियो आगे बढ़ता रहा और वो शर्मनाक हरकतें सामने आती रहीं जिन्हें देखकर दम घुटने लगे। देख लिया तुम सबने? यही है वो जिसे तुम सब अपना मसीहा मानते थे। वो जो कुछ कहता था तुम आंख मूंद कर मान लेते थे, लेकिन कभी जियांग चेन की बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन उसने ही गुंडे भेजकर उसे जलील करवाया था। जब जियांग चेन ने तुम लोगों से मदद की भीख मांगी थी तब तुम सबने क्या किया था? उस वक्त वांग लिन ने सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और बदले में मेरे साथ क्या सलूक हुआ। जियांग यू ने मुझे बेदर्दी से डांटा और फटकारा, तुम सब ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया और ली मुआन ने मुझे गालियां दी। यही असली सच्चाई है। तुम में से हर एक इंसान जियांग चेन की इस मौत का गुनहगार है। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अब तुझे याद आ रहा है कि तू उसकी बड़ी बहन है? क्या तू ये भूल गई कि तूने ही अपने हाथों से अचेन को उस पागलखाने में भिजवाया था? और तू बाई युनबिंग, एक डॉक्टर होकर तुझे अचेन की हालत सबसे बेहतर समझनी चाहिए थी, लेकिन तूने भी जियांग यू के साथ मिलकर यही साबित किया कि अचेन पागल हो चुका है। और ली मुआन, अचेन कभी तेरी सबसे मुश्किल जिंदगी की रोशनी बना था, यहां तक कि उसने तुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। क्या तुम लोगों का जमीर बिल्कुल मर चुका है? जरा भी दर्द नहीं होता तुम्हें? लियू रुयान का एक एक लफ्ज किसी तेज खंजर की तरह उनके दिलों को चीर रहा था। वे लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी में कभी न मिटने वाले गहरे जख्म दिए थे अब बेबस खड़े थे।
वे सभी अपने अपने अलग तरीकों से उस दर्द की भरपाई करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने मुझे दिया था। जियांग यू ढेर सारे खिलौने लेकर आई और रोते हुए पूछने लगी कि इनमें से मुझे सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आएगा, जबकि बाई युनबिंग हमारी पुरानी यादों की वो तस्वीरें और डायरी सामने रखकर गुजरे पलों को याद कर रही थी। ली मुआन ने मेरे ठंडे पड़ चुके हाथ को कसकर थाम रखा था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफी मांग रही थी ताकि मैं उसके पास लौट आऊं। दूसरी तरफ लियू रुयान चुपचाप मेरे अंतिम संस्कार की हर एक तैयारी में जुटी हुई थी। बाहर से वो ज्यादा रो धो नहीं रही थी, लेकिन मैं जानता था कि सबसे गहरा दर्द उसी के सीने में दबा है, क्योंकि सच्ची तकलीफ अक्सर लफ्जों में बयां नहीं होती। इसी बीच मेरी रूह उड़ते हुए अस्पताल पहुंच गई, जहां मेरी माँ अभी अभी खतरे से बाहर आई थी। उनका चेहरा बेनूर और थका हुआ लग रहा था। माँ, अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना। माँ ने जैसे दिल की गहराइयों से उस आवाज को महसूस किया और बुदबुदाई, माँ समझ गई, अचेन तू भी उस दुनिया में अपना ख्याल रखना। अंतिम संस्कार के दिन आसमान में खिली हुई धूप भी उस काले सन्नाटे और गम को कम नहीं कर पा रही थी। जियांग यू मेरी अस्थियों का कलश सीने से भींचे लड़खड़ाते कदमों से मेरी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अचेन, दुआ करती हूं कि तू दूसरी दुनिया में हमेशा मुस्कुराता रहे, और हाँ, वक्त पर खाना जरूर खाना। सब खामोशी से मेरी तस्वीर को निहार रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी कि लियू रुयान वहां कहीं नहीं दिख रही थी, जिससे दिल में एक अजीब सी मायूसी भर गई। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म होने वाला था, लियू रुयान भीड़ को चीरती हुई आगे आई और उसके पीछे रस्सियों से बंधा हुआ वही गुनहगार वांग लिन घिसटता हुआ चला आ रहा था। जियांग यू, तैयार हो? हाँ, आज वो हर एक इंसान जिसने मेरे भाई को तड़पाया है, वो सब हमारे साथ इस सजा को भुगतेंगे। सब अपनी करतूतों की कीमत चुकाएंगे। लियू रुयान, तुम इतनी पागल क्यों हो? क्या सच में मेरे लिए ये सब करना सही है? लियू रुयान और जियांग यू ने एक साथ उस धमाके के ट्रिगर को दबा दिया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी और एक तेज अंधी कर देने वाली रोशनी ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। नहीं, रुको! मैं पूरी ताकत से चीखा, पर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। लियू रुयान तो बेकसूर थी, फिर वो मेरे लिए ये खौफनाक सजा क्यों भुगत रही थी? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट! अपनी जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर आपने 100% सच्चा प्यार और 100% अपनों का गहरा रिश्ता हासिल कर लिया है। आपका मिशन पूरी तरह सफल हुआ। अब आपको अपनी असली दुनिया में पुनर्जन्म का मौका दिया जाता है। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। नर्स ने धीरे से आकर मुझे बताया कि उस कार एक्सीडेंट में मेरे साथ मौजूद वांग लिन की मौत हो चुकी है, लेकिन उसी हादसे में लियू रुयान नाम की एक लड़की भी बाल बाल बच गई है। नर्स की बात खत्म नहीं हुई थी कि मैंने देखा लियू रुयान हाथ में बैसाखी लिए लंगड़ाते हुए धीरे धीरे मेरे वार्ड के अंदर कदम रख रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जियांग चेन, इस बार हम दोनों अपनी इस नई कहानी के असली हीरो बन चुके हैं। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से खामोश आंसू बह निकले। आने वाले दिनों में लियू रुयान ने मुझे अपने दिल का सारा राज खोलकर सुनाया। पता चला कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो बहुत पहले से चुपचाप मुझे पसंद करती थी। जब उसे भनक लगी कि वांग लिन मेरे खिलाफ कोई गंदी साजिश रच रहा है, तो उसने मुझे बचाने की ठान ली। उस दिन वो अपनी कार लेकर निकली ताकि वांग लिन का रास्ता रोक सके, लेकिन अफसोस कि वो उस भयानक हादसे को टाल नहीं पाई। बेहोशी की हालत में लियू रुयान को भी वही जादुई सिस्टम मिला। सिस्टम ने उसे बताया कि अगर वो मेरा दिल जीतने में कामयाब रही, तो वो अपनी असली दुनिया में वापस जिंदा लौट सकती है। सिस्टम ने यह भी साफ किया था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे अपने चारों तरफ मौजूद 4 लोगों में से किसी एक को चुनना होगा, और लियू रुयान के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उन 4 चेहरों में उसका नाम भी शामिल था। उसने आगे बताया, मुझे जैसे ही वांग लिन की घटिया चाल का पता चला, मैं हर पल तुम्हें आगाह करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम के नियम बहुत सख्त थे। उसने मुझे किस्मत के अहम फैसलों में दखल देने से साफ मना कर रखा था, और न ही मैं ये जाहिर कर सकती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मिशन पर हूं। ये पाबंदी उस भयानक कार हादसे के होने तक जारी रही। मैं भी रूह के जरिए उस मिशन की दुनिया में दाखिल तो हो गई, लेकिन मैं बेबस होकर सिर्फ देखती रही कि कैसे वांग लिन तुम्हें बार बार फंसाता रहा और कैसे जियांग यू और बाकी सब तुम्हें गलत समझते रहे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे सिस्टम के हुक्म के मुताबिक तुमसे जानबूझकर दूरी बनानी पड़ी, यहां तक कि कई बार मुझे ऐसा नाटक भी करना पड़ा जैसे मैं वांग लिन की तरफ हूं। तब जाकर मुझे समझ आया कि वो सब मेरा वहम नहीं था। सिस्टम की बंदिशों और उस झूठे दिखावे के पीछे वो असल में मुझसे ही बेपनाह प्यार कर रही थी। मैंने उसका हाथ और जोर से थाम लिया
उसकी हथेलियों पर घबराहट से हल्का सा पसीना आ चुका था। मैंने उससे पूछा, पर तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? उस मौत के बदले की साजिश क्यों रची? लियो रुयान की आंखों में एक अजीब सा पक्का इरादा चमक उठा। उसने कहा, वांग लिन सारी हदें पार कर चुका था। उसने न सिर्फ उस काल्पनिक दुनिया में तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ा, बल्कि असली दुनिया में भी जानबूझकर वो एक्सीडेंट करवाया। उसका इरादा मिशन पूरा करना था ही नहीं, उसे तो बस तुम्हें बर्बाद करने और अपने पैरों तले कुचलने में मजा आता था। ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें जिंदगी भर के जख्मों के साथ रोता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोबारा जिंदा भी हो तो उन पुराने जख्मों का बोझ लेकर घुटते रहो। मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी बेरुखी और अंधेपन में तुम्हें तोड़ा था, उनके किए की भारी सजा देना चाहती थी, ताकि जब तुम इस असली दुनिया में वापस लौटो तो बिल्कुल साफ दिल के साथ एक नई शुरुआत कर सको। तभी वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला। सामने जियांग यू खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, अचेन, पहले मैं वांग लिन की चिकनी चुपड़ी बातों में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे तेरी बेगुनाही और तेरा दर्द दिखाई ही नहीं दिया। यहां तक कि उस घटिया इंसान के कहने पर मैंने तुझे उस पागल खाने तक भेज दिया। मुझे तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या तू अपनी इस बहन को कभी माफ कर पाएगा? उसने अपने बैग से लोहे का एक पुराना डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसके अंदर वो हेयर क्लिप रखी थी जो मैंने बचपन में अपने पॉकेट मनी के पैसे बचाकर उसके लिए खरीदी थी, और साथ में मेरी वही पुरानी माफी की चिट्ठियां थीं जो उसने बरसों से छुपा कर रखी हुई थीं। उसने सिसकते हुए कहा, इन सारे सालों में मैंने इन्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखा, क्योंकि दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तभी पास खड़ी बाई युनबिंग की आंखें भी भर आईं और उसने कहा, जियांग चेन, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई। मैंने तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टे तुम्हारे डिप्रेशन को तुम्हारा नाटक समझा और तुम्हारे दर्द को पूरी तरह झुठला दिया। ये सब सिर्फ मेरी नाकामी और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इन सारे सालों में मैं सिर्फ अपने ही गुनाह के बोझ तले जीती रही। मैंने तुम्हारी पुरानी मेडिकल फाइलें दोबारा खंगाली और उस वक्त के चश्मदीदों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने वांग लिन को तुम्हारे साथ ज्यादती करते देखा था। तब जाकर मुझे समझ आया कि मैंने कितनी भयानक गलती की थी। काश तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सको। मैं खुद तुम्हारी आगे की पूरी रिकवरी और इलाज की जिम्मेदारी लेना चाहती हूं। तभी ली मुआन ने आगे बढ़कर मेरा दूसरा हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टूटी हुई माला के मोतियों की तरह लगातार बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, जियांग चेन, शुक्रिया कि तुमने उस वक्त अपना अंग दान करके मुझे एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन मैंने एहसान का बदला जिल्लत से चुकाया। मैं वांग लिन के झूठे जाल में फंस गई और बार बार तुम्हें गंदे ताने देती रही। मुझे अपने किए पर बेइंतहा शर्मिंदगी है। जब मैंने अस्पताल जाकर उस पुराने ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड दोबारा चेक किया, तब मुझे पता चला कि वो सिस्टम का कोई खेल नहीं था, बल्कि तुमने सचमुच अपना हिस्सा देकर मुझे बचाया था। मैं तुम्हारे इस कर्ज के साथ कैसे जी सकती हूँ? अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसका हाथ कांप रहा था और उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब वो सब बीत चुका है। मैं तुम में से किसी से भी नाराज नहीं हूं। वांग लिन को उसके कर्मों की पूरी सजा मिल चुकी है, इसलिए उन कड़वे पलों को अब हवा में बह जाने दो। मेरी बात सुनते ही उन सबके चेहरों पर एक गहरा सुकून और राह भरी मुस्कान तैर गई। जियांग यू तो इतनी भावुक हो गई कि उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक लिया और उसकी आंखों से खुशी और पछतावे के आंसू तेजी से बहने लगे। इसके बाद के दिनों में वे सब अक्सर मुझसे मिलने आने लगी। जियांग यू रोज नए नए तरह के घरेलू लजीज खाने बनाकर लाती, जिनका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे बचपन में पसंद था। यहां तक कि उसने मेरे पसंदीदा सारे एक्शन फिगर्स और खिलौनों को एक एक करके साफ और चमकाकर मेरे पास रख दिया। दूसरी तरफ बान निंग ने मेरे लिए एक बेहद बारीक और असरदार रिकवरी प्लान तैयार किया। वो रोज खुद अस्पताल आकर मुझे एक्सरसाइज करवाती और बहुत सब्र के साथ मेरा रिहैब पूरा कराती। हाथ पैर हिलाने की छोटी छोटी कसरतों से लेकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर दोबारा चलना सिखाने तक वो हर एक पल साए की तरह मेरे साथ खड़ी रही। ली मुआन रोजाना महंगे और ताकतवर टॉनिक्स लेकर आती थी। साथ ही उसने मेरे लिए ढेर सारी मजेदार किताबें और फिल्में जुटा लीं, ताकि इस ठीक होने के दौरान मैं जरा भी अकेला या बोर महसूस न करूं। उसने मुझे यह भी बताया कि उसने वांग लिन की छोड़ी हुई सारी पुरानी कंपनियां हमेशा के लिए बंद कर दी हैं और बचे हुए पैसों से गंभीर मरीजों की मदद के लिए एक बड़ा राहत फंड शुरू किया है, ताकि मेरे नाम पर कुछ अच्छा और नेक काम हो सके। और इन सब के बीच लियू रुयान कभी मुझसे दूर नहीं हुई।
वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती। हम दोनों उस मिशन वाली दुनिया की एक एक बात याद करते। वो झूठी बातें और जिल्लत के दिन, वो कुछ पलों की छोटी छोटी खुशियां, और वो खामोश वक्त जब उसने बिना बताए हर कदम पर मेरी हिफाजत की थी। उसने मुझे बताया कि उस मिशन की दुनिया में जब भी वो वांग लिन को मुझ पर जुल्म करते देखती थी तो उसका दिल करता था कि भाग कर उसे रोक ले, लेकिन सिस्टम की तरफ से सजा की धमकियां उसे हर बार बेबस कर देती थीं और उसे खामोश रहना पड़ता था। उसने ये भी बताया कि उसने कॉलेज के दिनों की वो तस्वीर आज तक इसलिए संभाल कर रखी थी क्योंकि वो मेरा दिया हुआ सबसे पहला तोहफा था जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन लियो रुयान मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर लाई। हम सब मिलकर उसी गेमिंग जोन में गए जहां कभी उस मिशन वाली दुनिया में जाया करते थे। गेमिंग जोन में जियांग यू बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे कार रेसिंग गेम में खींच ले गई, और जब भी वो हारती तो नखरे दिखाते हुए मुंह फुला लेती। दूसरी तरफ ली मुआन पागलों की तरह क्लॉ मशीन से खिलौना निकालने में जुटी रही। दर्जनों नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसने मेरा पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर निकाल ही लिया और बहुत नाजुक अंदाज में उसे मेरे हाथों में थमा दिया। लियो रुयान बड़े प्यार से मुझे जूस और स्नैक्स खिला रही थी। शाम को हम मूवी थिएटर की आखिरी लाइन में बैठकर एक प्यारी सी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे जहां ली मुआन की हल्की फुल्की हंसी और बातें माहौल को खुशनुमा बना रही थीं। लेकिन ये सुकून और खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। वांग लिन के घर वाले अचानक हमारे दरवाजे पर आ धमके। वे इस बात का फायदा उठा रहे थे कि वांग लिन की मौत हो चुकी है और अब कोई गवाही देने वाला नहीं बचा। उन्होंने वांग लिन की मौत का सारा इल्जाम सीधे लियो रुयान और हम पर मढ़ दिया और भारी हर्जाने की मांग करने लगे। उनकी ये घटिया नौटंकी देखकर जियांग यू गुस्से से थर थर कांपने लगी और वो आगे बढ़कर उनसे भिड़ने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी था। लियो रुयान ने मेरा हाथ और कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में एक अटूट हौसला था। उसने कहा, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। बान निंग और ली मुआन ने भी सिर हिलाकर साफ कर दिया कि वो दोनों पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ी हैं। इसके बाद हमने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। जियांग यू ने उस मिशन वाली दुनिया में वांग लिन की सारी घटिया हरकतों के पूरे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल लिए, जिसमें मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना, गुंडों से मुझे पिटवाना और जलील करवाना और मुझे पागल खाने भेजने की पूरी साजिश के ठोस सबूत शामिल थे। यहां तक कि सिस्टम को धमकाकर नियमों को बदलने की उसकी कोशिशों के भी सबूत हाथ लग गए। बान निंग ने इस असली दुनिया में वांग लिन के सारे बैंक और लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि वो पहले से ही कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो कार एक्सीडेंट उसने महज इत्तेफाक से नहीं बल्कि भारी इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए करवाया था। इसके अलावा कंपनी के पैसों का गबन करके जुए और ऐशो आराम में उड़ाने के पक्के सबूत भी मिल गए। ली मुआन ने उन पुराने गुंडों को ढूंढ निकाला जिन्हें वांग लिन ने मुझे जलील करने के लिए भेजा था। पुख्ता सबूतों के आगे उन लोगों ने सब कुछ कबूल कर लिया कि ये सब उन्होंने वांग लिन के कहने पर किया था। उन्होंने लिखित बयान दर्ज करवाए और वांग लिन से मिले पैसों के ऑनलाइन ट्रांसफर रिकॉर्ड भी सौंप दिए। वहीं लियो रुयान ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उस कार एक्सीडेंट के सबसे खास सबूत जुटाए। हादसे से ठीक पहले वांग लिन द्वारा ली गई भारी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी और एक गैरेज वाले के साथ मिलकर गाड़ी के ब्रेक फेल करवाने की फर्जी रिपेयरिंग के दस्तावेज। और उन तमाम गवाहों के बयानों को हमने एक पूरी फाइल में तैयार किया और सीधे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब गहराई से तफ्तीश की तो वांग लिन के सारे गुनाह बेनकाब हो गए। ये साबित हो गया कि उस कार हादसे का असली मास्टरमाइंड वही था। इसके अलावा उस पर धोखाधड़ी, जानलेवा हमला और पैसों के गबन जैसे कई गंभीर मामले भी दर्ज हुए। वांग लिन के परिवार को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उल्टे विलेन की असली गंदी करतूतें दुनिया के सामने आ गईं। इंसाफ मिलने में देर जरूर हुई, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए छंट गया। वांग लिन के परिवार का किस्सा खत्म होते ही हमारी जिंदगी दोबारा अपनी पटरी पर लौट आई। रोज रोज साथ रहते हुए मेरे और लियो रुयान के बीच का प्यार और भी गहरा होता चला गया। हम दोनों उसके गांव, उसके घर गए। उसके पिता मुझे पहाड़ों पर मछली पकड़ने ले गए और बातों बातों में लियो रुयान के बचपन की ढेरों प्यारी और शरारती कहानियां सुनाई। वहीं उसकी मां ने मेरा हाथ अपने हाथों में थामकर बड़े प्यार से कहा कि मैं लियो रुयान का हमेशा ख्याल रखूं, और छुपके से मेरे हाथ में एक शगुन का लिफाफा थमाते हुए बोली कि यह उनकी तरफ से एक छोटा सा आशीर्वाद है। यही तो वो सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी थी जिसका सपना मैंने हमेशा देखा था, बिल्कुल सादी और अपनों के प्यार से भरी हुई। उधर जियांग यू को भी अपनी खुशियां मिल गईं। उसकी जिंदगी में एक बेहद शांत और सुलझा हुआ आर्किटेक्ट आ चुका था जो उसका बहुत ख्याल रखता था। तीनों ब्राइड्समेड्स बनकर हमारे साथ खड़ी थीं।
शादी के मंडप में लियू रुयान दूध जैसी सफेद शादी की पोशाक पहने हुए थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से नजर हटाना नामुमकिन था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आई और उसकी आंखों में बेपनाह खुशी और मोहब्बत की चमक थी। उसे सामने देखकर मेरा दिल जज्बातों से भर गया। उस मिशन वाली दुनिया के खौफ और दूरियों से लेकर इस असली दुनिया में हाथ थामने तक हमने अनगिनत दर्द और आजमाइशें झेली थीं और आखिरकार हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। शादी की रस्मों के दौरान मैंने लियू रुयान का हाथ अपने हाथों में थामकर सबके सामने दिल से वादा किया, अपनी बाकी पूरी जिंदगी मैं अपनी हर सांस से तुम्हारी हिफाजत करूंगा और अपने इस प्यारे से घर को हमेशा खुशियों से भरकर रखूंगा। लियू रुयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे यही वादा करती हूँ जियांग चेन। इस बार हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। शादी के बाद हम अपने हनीमून के लिए मालदीव गए। खिली हुई धूप, मखमली रेत, समंदर की नीली लहरें और मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान। हर सुबह हम दोनों समंदर किनारे बैठकर उगते हुए सूरज की किरणें देखते और शाम ढलते ही ढलते सूरज के रंगों को निहारते। एक दूसरे का हाथ थामे हम रेत पर दूर तक चलते रहते और आने वाले कल के हसीन सपनों पर बातें करते। हमने मिलकर तय किया कि आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर दुनिया के हर खूबसूरत कोने में जाएंगे और दुनिया के और भी हसीन नज़ारे देखेंगे और मिलकर एक ऐसा घर बसाएंगे जो सिर्फ प्यार से महकता हो। वो पुराने गहरे जख्म और वो दर्द से भरी रातें समंदर की इस ताज़ा और ठंडी हवा में धीरे धीरे हमेशा के लिए घुलकर मिट गईं। कुछ सालों बाद हमारी जिंदगी में दो प्यारे बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम हमने जियांग नियानचेन रखा और बेटी का नाम जियांग नियानयान। बेटा बहुत ही होशियार निकला और बचपन से ही उसकी सोचने समझने की ताकत कमाल की थी। वहीं बेटी बिल्कुल लियू रुयान की तरह चुलबुली और जिंदा दिल थी। उसे गाने, नाचने और पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो अक्सर रंग बिरंगे ब्रश लेकर घर की दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स बना डालती। पर लियू रुयान कभी उस पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि बड़े प्यार से उसे सही तरीके से ड्रॉ करना सिखाती। जियांग यू, बान निंग और ली मुआन भी अक्सर बच्चों से मिलने आया करती थी। जियांग यू बच्चों के लिए नए नए खिलौने और कहानियों की किताबें लेकर आती, उनके साथ बैठकर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती और उन्हें मजेदार कहानियां सुनाती। बान निंग हमेशा बच्चों का हेल्थ चेकअप करती, उन्हें सेहतमंद रहने की छोटी छोटी अच्छी आदतें सिखाती और समझाती कि अपने शरीर का ख्याल कैसे रखना है। ली मुआन बच्चों को तरह तरह के क्राफ्ट्स बनाना सिखाती, उनसे कागज की नावें और खूबसूरत खिलौने बनवाती। बच्चे भी हमेशा इन तीनों के इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठ जाते और बड़े अदब और प्यार से अपनी इन प्यारी मौसी और बुआ को पुकारते रहते। घर का हर कोना बच्चों की खिलखिलाहट और हंसी की आवाजों से गूंजता रहता था। मैं भी अपने काम पर वापस लौट आया और एक लेखक बन गया। मैंने उस मिशन वाली दुनिया के अपने सारे तजुर्बों और जज्बातों को एक किताब का रूप दे दिया, जिसका नाम रखा वक्त के पार एक नई शुरुआत। किताब छपते ही लोगों के दिलों को छू गई। ढेरों पाठकों के मैसेज आने लगे कि मेरी इस कहानी ने उन्हें मुश्किल वक्त में उम्मीद और हौसला दिया है। यहां तक कि डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखकर अपनी हिम्मत लौटने की बात कही। उधर लियू रुयान एक मशहूर डिजाइनर बन चुकी थी। उसके डिजाइनों में मोहब्बत और सुकून की झलक साफ दिखती थी, जिसमें उसने पूरब और पश्चिम की कला को बेहद खूबसूरती से पिरोया था। लोगों को उसका काम बेहद पसंद आया। उसने अपना खुद का एक ब्रांड भी शुरू किया, जिसका मकसद डिजाइनों के जरिए जिंदगी में उम्मीद और हिम्मत जगाना था। उसके ब्रांड की टैगलाइन थी, सच्चा प्यार और अपनापन हर मुश्किल सफर को आसान बना देते हैं। एक खिली हुई धूप वाली दोपहर में मैं और लियू रुयान बच्चों के साथ अपने आंगन में खेल रहे थे। तभी जियांग यू, बान निंग और ली मुआन भी वहां पहुंच गईं। हम सब हरी घास पर पिकनिक मैट बिछाकर बैठ गए, जहां ताजे फल और तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई थीं। हम सब पुरानी यादों को याद कर रहे थे और आने वाले कल के सपनों पर खुलकर मुस्कुरा रहे थे। तभी जियांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में कभी सोचा भी नहीं था कि जिस वांगलिन की वजह से हम एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन चुके थे, आज वही हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह साथ बैठकर हंस रहे होंगे। सब मिलकर साथ हैं, ये देखकर कितना सुकून मिलता है। बान निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, उन सारे कड़वे हादसों से गुजरने के बाद हम सब वाकई बहुत बदल गए हैं। हमने अपनों की कद्र करना सीखा, सच पर भरोसा करना सीखा और सबसे बढ़कर दिल से प्यार निभाना सीखा। ली मुआन घास पर तितलियों की तरह दौड़ते भागते बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार और नरमी थी। उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, आज का ये पल कितना खूबसूरत है। न कोई साजिश, न कोई गलत फहमी,
बस चारों तरफ बेपनाह प्यार और अपनापन। मैंने धीरे से लियू रुयान का हाथ थाम लिया। उसकी हथेली की वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस करते हुए मेरा दिल एहसान और मोहब्बत से भर गया। मैंने उसके कान में कहा, शुक्रिया रुयान। उस घने अंधेरे और मायूसी के दिनों में तुम ही वो रोशनी बनकर आई थी जिसने मेरी वीरान जिंदगी को रोशन कर दिया। तुमने ही वक्त के इस लंबे और दर्द भरे सफर में मुझे दोबारा प्यार और अच्छाई पर यकीन करना सिखाया। लियू रुयान मेरे सीने पर सिर रखकर हौले से मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जियांग चेन। तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो हर मुश्किल और इम्तिहान के सामने बिना डगमगाए ढाल बनकर खड़ा रहता है। तुम्हारी मोहब्बत ने ही मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। उन नजरों में सदियों का प्यार और अटूट भरोसा झलक रहा था। तभी बच्चे दौड़ते हुए आए और खिलखिलाते हुए हमारी बाहों में समा गए। वो चहकते हुए पुकारने लगे, पापा, मम्मा। और उधर पीछे खड़ी जियांग यू, बान निंग और ली मुआन भी इस प्यारे से नजारे को देखकर दिल से मुस्कुरा उठी, भी पास आ गईं और सब मिलकर हंसने खिलखिलाने लगे। सूरज की सुनहरी धूप हम सब पर बिखर रही थी, जो बेहद सुकून और गर्माहट दे रही थी। दूर नीला आसमान बिल्कुल साफ था और उस पर सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। मैं दिल से ये जान चुका था कि ये खुशियां अब कभी खत्म नहीं होंगी। मैं और लियू रुयान हमेशा अपने इस प्यारे परिवार की हिफाजत करेंगे और इस अनमोल खुशी को ताउम्र संभाल कर रखेंगे। दिन बीतते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। बेटा अपने सपनों की टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच गया और उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई चुनी। उसका कहना था कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स और तकनीक बनाना चाहता है जो दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों की जिंदगी आसान बना सके। वहीं बेटी ने आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया और अपने पेंटिंग के हुनर को आगे बढ़ाया। उसकी बनाई पेंटिंग्स में हमेशा उम्मीद और रोशनी की झलक होती थी, जिसकी बदौलत उसने कई बड़े कॉम्पिटिशन्स में ढेरों अवार्ड्स जीते। उधर जियांग यू का डिजाइन स्टूडियो पूरे बाजार में एक बड़ा और मशहूर नाम बन चुका था। वो और उसका पति पहले की तरह ही एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर अपने प्यारे से परिवार को 4 लोगों के खुशहाल आशियाने में बदल दिया था। दूसरी तरफ बान निंग का मेंटल हेल्थ क्लिनिक ने अनगिनत लोगों को नई जिंदगी दी। उसने मेंटल हेल्थ पर अपनी खुद की एक किताब भी लिखी, जिससे उसे काफी शोहरत मिली। अब वो एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट बन चुकी थी और देश भर में बड़े बड़े सेमिनार में भाषण देने जाती थी। वहीं ली मुआन का चैरिटी फंड दिन ब दिन और बड़ा होता गया, जिसने हजारों लाखों लाचार मरीजों की जान बचाई। उसकी और उसके डॉक्टर पति की जिंदगी में भी अपने प्यारे बच्चे की किलकारियां गूंज उठीं और उनका 4 लोगों का परिवार बेहद खुशहाल जिंदगी जीने लगा। उधर मैं और लियू रुयान अपनी उसी सादी और सुकून भरी जिंदगी का हर पल जी रहे थे। हम दोनों साथ मिलकर दुनिया घूमने निकल पड़े ताकि अलग अलग देशों की खूबसूरती और उनकी संस्कृतियों को करीब से देख सकें। हम पेरिस गए, जहां हमने एफिल टावर के सामने शामें बिताईं, रोम की पुरानी गलियों में घूमते हुए इतिहास की कला को महसूस किया और आइसलैंड जाकर आसमान में तैरती जादुई नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नजारा देखा। तो भाई लोग, फाइनली इस कहानी का यहीं पर द एंड होता है। अब कमेंट सेक्शन में कोई भी नेक्स्ट पार्ट मत मांगना, क्योंकि ये पूरी कहानी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसका कोई अगला पार्ट नहीं आएगा। कहानी की शुरुआत भले ही थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन एंडिंग काफी कमाल की रही। अब हम मिलेंगे बिल्कुल एक नई और फ्रेश स्टोरी के साथ। अगर आपको ऐसी ही और भी जबरदस्त कहानियां सुननी है तो भाई इस वीडियो पर कम से कम 40,000 व्यूज पूरे करवा देना। पिछली बार 60,000 का टारगेट रखा था, पर वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार टारगेट सिर्फ 40,000 व्यूज का है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और चैनल भी आगे बढ़े। तो बस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कोई मत मांगना। सीधे मिलते हैं अपनी अगली धमाकेदार कहानी में।